लाइफ इज हार्ड। मैंने हाल ही में एक नया जूता खरीदा। बाहर बारिश हो रही थी और जैसे ही मैं बाहर निकला कीचड़ में पैर पड़ गया और नए जूते खराब हो गए। मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर अचानक ही मेरा दिमाग मुझे किसी और ही दुनिया में ले गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। और इसका कारण यह है, पृथ्वी 4 अरब 50 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। एक दिन इस पर इंसान का जन्म हुआ और धीरे धीरे हम चेतन हो गए। ये दुनिया हमें सही लगी। ये ना तो बहुत गर्म थी और ना बहुत ठंडी। हम इसमें पूरी तरह से फिट हो गए। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण इतना सही था कि हम इस पर चल सकते थे, दौड़ सकते थे और उन जानवरों को पकड़ सकते थे जो हम मनुष्यों के खाने के लिए यहाँ मौजूद थे। पीने के लिए पानी था, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ऐसा लगा जैसे हमें यहाँ किसी कारण से रखा गया हो। हमने चीजें बनानी शुरू की, एक प्रजाति के रूप में एक साथ काम किया, साम्राज्य बनाए और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर छा गए। किसी न किसी कारण से आपस में लड़ने भी लगे और फिर लाखों साल के बाद आज हम यहाँ हैं, कंप्यूटर, रॉकेट, मंगलयान और एलन मस्क की दुनिया में। और इस तरह से हमने शून्य से शुरुआत करके कुछ कीमती रचा। दैट इज कॉल्ड टाइम। एक्चुअली हमने समय की परिभाषा तैयार की, सेकंड, मिनट, घंटे और साल। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखते। समय सिर्फ घटनाओं के बीतने की नापजोख करने का एक तरीका है। समय की ये इकाइयां कहीं ऊपर से नहीं उतरी थी। हमने इन्हें अपने उपयोग के लिए अपने हिसाब से बना लिया। एक दिन वो समय है जो पृथ्वी को एक बार अपने एक्सिस पर पूरी तरह से घूमने में लगता है। एक महीना वो समय है जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगता है। और इसी तरह एक साल वो समय है जितना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक बार घूमने में लेती है। और इसी यात्रा को जिंदगी कहा जाता है, जिसमें आपको पृथ्वी पर रहते हुए सूर्य के चारों ओर लगभग 60 से 70 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सुनने में यह भले ही काव्यात्मक लगे, लेकिन एक बार जब हम मानव जीवन से बाहर निकल जाते हैं तो इन चीजों का कोई खास पैमाना नहीं रह जाता। बेशक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 या शायद 10,000 साल कितने लंबे होते हैं, लेकिन उसके बाद चीजों की समय सीमा को संभालना हमारे दिमाग की क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाता है। कई बार आपको 13.8 अरब साल पुराने इस यूनिवर्स की उम्र और इसके क्रियाकलाप को समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक बार खुद में सोच कर देखिए कि ब्रह्मांड को आप वास्तव में कितना जानते हैं। इंसानी जीवन के पैमाने पर ब्रह्मांड असंभव रूप से पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड की उम्र के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आज विज्ञान ब्रह्मांड के बारे में अगले सैकड़ों खरब सालों की भविष्यवाणी करता है। हम जान सकते हैं कि हमारा सूर्य कब और किस दिन ब्लैक होल में बदल जाएगा। हम यह भी जान सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा कब दूसरी से टकराएगी। हम ऐसे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो यह बताते हैं कि ब्रह्मांड जिसमें हम मौजूद हैं इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि जब कुछ नहीं था और जब कुछ हुआ, उस बीच के 1 सेकंड के अंश में वास्तव में क्या हुआ था। अभी तक हुई खोजों के आधार पर हम केवल इतना कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कॉन्शियस यानी चेतन प्राणी केवल हम ही हैं जो कभी अस्तित्व में आए। लेकिन गौर करें और गहराई में जाएं तो हम ये भी नहीं जानते कि वास्तव में चेतना क्या है। चेतना को तो हमने केवल इसलिए विकसित किया ताकि हम इस बात से अवगत हो सके कि हमारे अलावा और कुछ है ही नहीं। हम अपने चारों ओर इतनी जानकारी रखते हैं कि जितना हम समझदार होते जाते हैं उतना ही हम छोटे होते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता है हम चीजों को समझने लगते हैं, ऐसी चीजें जो साबित करती हैं कि ब्रह्मांड शायद केवल हमारे लिए ही नहीं बनाया गया था। आपका जन्म संभवतः अस्पताल में हुआ होगा, अगर नहीं तो इतनी दूर तक पहुंचने के लिए आपको बधाई। उस समय आप थोड़े समय के लिए अपने माता पिता की पूरी दुनिया थे, जो सुनने में बहुत प्यारा है। लेकिन अब आप कुछ नहीं है। हर दिन लगभग 3,60,000 लोग जन्म लेते हैं। एक ही जन्मदिन वाले इन सभी लोगों में से कुछ बड़े काम करने वाले हैं, कुछ दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन और कुछ दूसरे लोग केवल मरने वाले होते हैं। होता तो ऐसा ही है। लेकिन पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सिर्फ एक ग्रह है और अभी ऐसे कुल 8 या 9 और ग्रह हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के अस्तित्व के लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि उन ग्रहों पर भी कोई जीवन हो सकता है। हमारे अस्तित्व में आने और बने रहने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी है। हमने आज तक 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, ऐसे ग्रह जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। और हमें पृथ्वी जैसे कई और ग्रह भी मिले हैं जो लगभग एक जैसे आकार, साइज और तापमान वाले हैं, लेकिन फिर भी जहां तक हम बता सकते हैं वहां जीवन जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होने की संभावना जरूर है। तो अगर इतने सारे ग्रह हैं जिन पर जीवन हो सकता है, तो हमने अभी तक इसे देखा क्यों नहीं, कोई संकेत क्यों नहीं है? खैर,
हम पूरी आकाशगंगा में सिर्फ एक सौर मंडल है। केवल हमारी गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा में 200 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक आकाशगंगा है, जबकि हम गैलेक्सीज के एक लोकल ग्रुप का हिस्सा हैं जो हमारी अपनी गैलेक्सी के नजदीक 30 आकाशगंगाओं का एक समूह है और एंड्रोमेडा उसमें से ही एक है। यह वही है जो लगभग 4.5 बिलियन वर्षों में हमारी आकाशगंगा से टकराने वाली है, लेकिन सौभाग्यवश उससे बहुत पहले ही आप गायब हो चुके होंगे और उसके तुरंत बाद पृथ्वी भी गायब हो जाएगी। इस समय सूर्य अपने जीवन के अंत में पहुंच जाएगा, जो आकार में अभी ही बढ़ रहा है और अंत में यह पृथ्वी को पूरी तरह से निगल जाएगा। तब आज की तुलना में यह 3000 गुना ज्यादा चमकीला होगा। लेकिन भले ही हमारा ग्रह खत्म हो जाएगा, आकाशगंगा के बाकी हिस्से को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। समय में कई खरब साल के पैमाने पर अरबों साल वाकई कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज हम ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में देख रहे हैं, जो दूर के भविष्य को प्रभावित करेंगी। संक्षेप में कहें तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोग यह पहले ही जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा है कि इसका कारण क्या हो सकता है, और वो है डार्क एनर्जी। जो लोग भी डार्क एनर्जी के बारे में नहीं जानते वे मेरे अगले वीडियो का वेट कर लें। डार्क एनर्जी स्पेस टाइम के ताने बाने को फैला रही है। हम नहीं जानते कि यह किससे बनी है, लेकिन हम यह जानते हैं कि यह यहाँ है। हम इसके परिणामों को देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वास्तव में यह क्या है या क्या करने जा रहा है। जितनी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं उसके अनुसार डार्क एनर्जी अंततः आकाश गंगाओं के बीच स्पेस टाइम को प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से फैलाएगी। हमारी पड़ोसी आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश हमारी ओर बहुत तेज गति से यात्रा करेगा, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं होगा। प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके बीच का स्थान इससे होकर गुजरने वाले प्रकाश की तुलना में बहुत तेजी से फैल रहा है। यह ब्रह्मांड को आकाश गंगाओं से इतना पतला कर देगा कि जब हम अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए बाहर देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हम अंततः अकेले रह जाएंगे, ठंडे, अंधेरे और अकेले, और अंत में हमारी आकाशगंगा भी अंधेरी होने लगेगी। सूर्य का भाग्य भी ब्रह्मांड के अन्य सभी तारों जैसा ही है। आखिरकार खरबों सालों बाद आकाश में ये टिमटिमाती रोशनियां एक एक करके बुझने लगेंगी और चीजों को ऐसा ही बनाए रखने के लिए किसी नए तारे की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा होने लगेगा। अपने आकार के आधार पर ये मरते हुए तारे सफेद बोनों या न्यूट्रॉन स्टार्स में बदलने लगते हैं, जो ठंडे और अंधेरे ब्रह्मांड में प्रकाश की आखिरी झलक प्रदान करते हैं, और यह ब्रह्मांड में किसी भी जीवित जीवन के रूप में आखिरी उम्मीद है। लेकिन आखिरकार हमारे सूर्य जैसे आखिरी तारों के मरने के खरबों साल बाद ये न्यूट्रॉन स्टार्स भी मंद पड़ने लगेंगे। ब्रह्मांड में घूम रहे इन न्यूट्रॉन स्टार्स में से कुछ संयोग से आपस में टकरा भी सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार ज्ञात घटनाएं हो सकती हैं, जो सुपरनोवा कहलाती हैं। लेकिन एक बार जब ये सुपरनोवा समाप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मांड फिर से अंधेरे में डूब जाता है। आज हम जो गैलेक्सीज देखते हैं उनका निर्माण करने वाला सारा मटेरियल उसी ब्लैक होल में गिरना शुरू हो जाएगा जिसने इतने लंबे समय तक चीजों को एक साथ बनाए रखा। बिग बैंग, जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अब तक का सबसे ज्ञात अधिक तापमान बनाता है, अंततः सबसे निष्क्रिय, अंधेरे और ठंडे कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट है। प्रकाश और सुंदरता से भरे ब्रह्मांड को लेकर ठंडे बंजर भूमि तक एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें अल्टीमेटली ब्लैक होल का ही बोलबाला रहेगा। लेकिन हमारा ब्रह्मांड अभी शुरू ही हुआ है। ये ब्लैक होल कुछ समय तक बने रहेंगे और जिन चीजों को हम आकाशगंगाएं कहते थे, जिनमें तारे, ग्रह और जीवन थे, वे सब अब ब्लैक होल और सिर्फ ब्लैक होल बनते जा रहे हैं। फाइनली ब्रह्मांड इसी तरह अपना ज्यादातर समय बिताने जा रहा है, ठंडा, अंधेरा और अकेला। अब हम यहाँ लाखों साल की बात नहीं कर रहे, समय सीमा अब अरबों सालों में है। लेकिन ये ब्लैक होल अभी भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार ये ब्लैक होल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक एक करके इवेपोरेट होने लगेंगे। आखिरकार जब सभी ब्लैक होल अस्तित्व से बाहर हो जाएंगे तब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां कुछ भी नहीं बदलता, जहां समय भी व्यर्थ हो जाता है। हालांकि अंतरिक्ष की शून्यता डार्क एनर्जी के कारण फैलती रहेगी, एक ऐसी शक्ति जो हमारे ब्रह्मांड के 70% हिस्से के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। जिन चीजों को भी आज हम जानते हैं या वे चीजें जो इस ब्रह्मांड को बनाती हैं, उनका हिस्सा बमुश्किल 4% है। तो शायद
बस शायद हम एक संयोग है, इससे अधिक कुछ नहीं, और इसीलिए हमें अब रुक भी जाना चाहिए। हम एक आकाशगंगा में एक ग्रह पर एक प्रजाति हैं, ब्रह्मांड के लगभग अविभाज्य हिस्से के रूप में। हम अस्तित्व में रहें या नहीं, बहुत कुछ अलग नहीं होने जा रहा। हम प्रतिदिन थोड़ा कम होते जा रहे हैं, जब तक कि हमें यह एहसास नहीं होता कि चीजों की भव्य योजना में हम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। हमारी आकाशगंगा भी गायब हो सकती है, तब भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम बहुत ही अजीब समय में जीवन में आए, लेकिन यह काफी यूनिक भी है। हम जानते हैं कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं ब्रह्मांड की संभावनाओं में एक छोटा सा अनंत बिंदु, लेकिन उस क्षमता को पूरा करने का एकमात्र तरीका है आज से प्रगति करना शुरू करना। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे अन्य लोग नहीं होते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत जाता है, हम आज जो करते हैं वह लंबे समय में मायने बिल्कुल नहीं रखता। लेकिन आपको फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दिन के अंत में कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वही जो केवल आपके लिए